चैप्टर 3 बालू के लिए लड़ाई। टीका माँ बन चुकी थी। वानरों के टार्ज़न की उसमें गहरी दिलचस्पी थी, बल्कि पिता टॉग से भी ज्यादा। टार्ज़न टीका से बहुत प्यार करता था। भावी माँ बनने की चिंताएं भी लापरवाह युवावस्था की आग को पूरी तरह से नहीं बुझा पाई थीं, और टीका एक अच्छी स्वभाव वाली सहेली बनी रही, यहाँ तक कि उस उम्र में भी जब केरचाक जनजाति की अन्य महिलाओं ने परिपक्वता की उदास गरिमा को ग्रहण कर लिया था। उसने अभी भी टैग और लुका छिपी के आदिम खेलों में अपनी बचकानी खुशी बरकरार रखी थी, जिसे टार्ज़न के उपजाऊ मानव मन ने विकसित किया था। पेड़ों की चोटियों पर चढ़कर टैग खेलना एक रोमांचक और प्रेरणादायक शगल है। टार्ज़न को इसमें मजा आता था, लेकिन उसके बचपन के बैलों ने बहुत पहले ही ऐसी बचकानी हरकतें छोड़ दी थीं। हालांकि टीका हमेशा से ही बच्चे के आने से कुछ समय पहले तक इसके लिए उत्सुक थी, लेकिन अपने पहले बच्चे के आगमन के साथ टीका भी बदल गई। इस बदलाव के सबूतों ने टार्ज़न को बहुत हैरान और दुखी कर दिया। एक सुबह उसने देखा कि टीका एक छोटी सी शाखा पर बैठी हुई है और अपने बालों वाले सीने से किसी चीज को पकड़े हुए है, एक छोटी सी चीज जो छटपटा रही थी और मचल रही थी। टार्ज़न जिज्ञासा से भरकर उसके पास गया, जो उन सभी प्राणियों में आम है जिनके पास सूक्ष्म स्तर से आगे बढ़ने वाले मस्तिष्क हैं। टीका ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई और अपने तड़पते हुए दांत को और भी करीब खींच लिया। टार्ज़न उसके करीब आ गया। टीका पीछे हट गई और अपने नुकीले दांत दिखा दिए। टार्ज़न हैरान रह गया। टीका के साथ अपने सभी अनुभवों में उसने पहले कभी भी खेल खेल में उसके सामने नुकीले दांत नहीं दिखाए थे, लेकिन आज वह चंचल नहीं दिख रही थी। टार्ज़न ने अपनी भूरी उंगलियां अपने घने काले बालों में फिराईं, अपना सिर एक तरफ झुकाया और घूरने लगा। फिर वह थोड़ा और करीब आया, अपनी गर्दन को ऊपर की ओर झुकाकर उस चीज को बेहतर ढंग से देखने लगा जिसे टीका ने गले लगाया हुआ था। टीका ने फिर से चेतावनी भरे अंदाज में अपना ऊपरी होंठ पीछे खींच लिया। टार्ज़न ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर टीका के हाथ में पकड़ी हुई चीज को छुआ और टीका ने एक भयानक गुर्राहट के साथ अचानक उस पर पलटी। उसके दांत उसके अग्रभाग की मांसलता में धंस गए, इससे पहले कि वह उसे छीन पाता, और वो कुछ दूर तक उसका पीछा करती रही, जबकि वह पेड़ों के बीच से बेकाबू होकर पीछे हट रहा था, लेकिन टीका अपने बच्चे को लेकर उससे आगे नहीं निकल सकी। सुरक्षित दूरी पर टार्ज़न रुक गया और अपने पूर्व खेल साथी को खुले आश्चर्य से देखने लगा। कोमल टीका को ऐसा क्या हो गया था कि वो इतनी बदल गई। उसने उस चीज को अपनी बाहों में इस तरह से ढक लिया था कि टार्ज़न अभी तक उसे पहचान नहीं पाया था कि वह क्या है, लेकिन अब जब वो उसका पीछा करना छोड़कर मुड़ी तो उसने उसे देख लिया। अपने दर्द और निराशा के बावजूद वह मुस्कुराया, क्योंकि टार्ज़न ने पहले भी युवा वानरों की माताओं को देखा था। कुछ दिनों में वह कम संदिग्ध हो जाएगी। फिर भी टार्ज़न को चोट लगी थी। यह उचित नहीं था कि टीका बाकी सभी से उससे डरे। क्यों? दुनिया के लिए भी वह उसे या उसके बालू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि बच्चे के लिए बंदर शब्द है। और अब अपने घायल हाथ के दर्द और अपने स्वाभिमान को लगी चोट से ऊपर उसके मन में और भी प्रबल इच्छा जागी कि वो करीब आकर टॉग के नवजात बेटे का निरीक्षण करे। संभवतः आप आश्चर्य करेंगे कि वानरों का टार्ज़न, जो कि एक शक्तिशाली योद्धा था, एक मादा के चिड़चिड़े हमले से पहले भाग गया होगा, या कि वह अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वापस लौटने में संकोच कर रहा था, जबकि वह आसानी से नवजात शावक की कमजोर मां को हरा सकता था। लेकिन आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक वानर होते तो आप जानते कि केवल एक पागल सांड ही मादा पर हमला करेगा, सिवाय उसे धीरे से दंडित करने के। कभी कभार उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे हम अपने ही प्रजाति के बीच उदाहरण पाते हैं, और जो अपनी पत्नी को पीटने में आनंद लेता है क्योंकि वो उससे छोटी और कमजोर होती है। टार्ज़न फिर से युवा मां की ओर आया, सावधानी से और अपनी वापसी की रेखा को सुरक्षित रूप से खुला रखते हुए। फिर से टीका ने भयंकर रूप से गुर्राहट की। टार्ज़न ने विरोध किया। वानरों का टार्ज़न टीका के बालू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने कहा। मुझे देखने दो, चले जाओ, टीका ने आदेश दिया। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे इसे देखने दो, टार्ज़न ने आग्रह किया। चले जाओ, मादा बंदर ने फिर कहा। टॉग आ रहा है।
वो तुम्हें भगा देगा। टॉग तुम्हें मार डालेगा। ये टॉग का बालू है। उसके पीछे से आए एक क्रूर दहाड़ ने टार्ज़न को टॉग की निकटता का एहसास कराया, तथा ये भी कि बेल ने अपनी साथी की चेतावनियां और धमकियां सुन ली हैं तथा वह उसकी सहायता के लिए आ रहा है। अब टॉग और टीका टार्ज़न के साथ खेलने वाले साथी थे, जब बेल अभी भी खेलने के लिए काफी छोटा था। एक बार टार्ज़न ने टॉग की जान बचाई थी, लेकिन एक बंदर की याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती, न ही कृतज्ञता माता पिता की वृत्ति से ऊपर उठती। टार्ज़न और टॉग ने एक बार ताकत का आकलन किया था और टार्ज़न विजयी हुआ था। इस तथ्य पर टॉग को अभी भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने पहले बच्चे के लिए एक और हार का सामना आसानी से कर सकता है, अगर वह सही मूड में हो। उसकी भयानक गुर्राहटों से, जो अब ताकत और मात्रा में बढ़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल मूड में है। अब टार्ज़न को टॉग से कोई डर नहीं था, न ही जंगल का अलिखित कानून यह मांग करता था कि वो किसी नर के साथ लड़ाई से भाग जाए, जब तक कि वह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत कारणों से ऐसा न करे। लेकिन टार्ज़न को टॉग पसंद था। उसे उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, और उसके मनुष्य मन ने उसे वह बताया जो एक बंदर का दिमाग कभी नहीं समझ सकता था, कि टॉग का रवैया किसी भी तरह से घृणा का संकेत नहीं देता था। ये नर की अपनी संतान और अपने साथी की रक्षा करने की सहज इच्छा थी। टार्ज़न को टॉग से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, न ही उसके अंग्रेज पूर्वजों के खून को भागने का विचार पसंद था। फिर भी जब बेल ने हमला किया, तो टार्ज़न फुर्ती से एक तरफ कूद गया, और इस तरह प्रोत्साहित होकर टॉग ने चक्कर लगाया और फिर से हमला करने के लिए पागलों की तरह दौड़ा। शायद टार्ज़न के हाथों पिछली हार की याद ने उसे उकसाया। शायद ये तथ्य कि टीका वहां बैठी उसे देख रही थी, उसने अपनी आंखों के सामने वानर पुरुष को हराने की इच्छा जगाई, क्योंकि हर जंगल के नर के सीने में एक विशाल अहंकार छिपा होता है जो विपरीत लिंग के दर्शकों के सामने साहस के कामों को करने में अभिव्यक्त होता है। बंदर के बगल में उसकी लंबी घास की रस्सी झूल रही थी, कल की खिलौना, आज का हथियार, और जब टॉग ने दूसरी बार हमला किया, तो टार्ज़न ने उसके सिर के ऊपर से कुंडल खिसका दिए और बड़ी चतुराई से फिसलने वाले फंदे को हिलाकर फिर से उस बदसूरत जानवर से बच निकला। बंदर के फिर से मुड़ने से पहले टार्ज़न ऊपरी छत की शाखाओं के बीच से बहुत दूर भाग गया था। टॉग, जो अब वास्तविक क्रोध के उन्माद में था, उसके पीछे चला गया। टीका ने ऊपर की ओर देखा। ये कहना मुश्किल था कि उसे दिलचस्पी थी या नहीं। टॉग टार्ज़न की तरह तेजी से नहीं चढ़ सकता था, इसलिए टार्ज़न उन ऊंचे स्तरों पर पहुंच गया जहां भारी बंदर की हिम्मत नहीं थी, इससे पहले कि वो उसे पकड़ लेता। वहां वह रुक गया और अपने पीछा करने वाले को नीचे देखा, उस पर मुंह बनाया और उसे ऐसे नाम पुकारे जो उपजाऊ मनुष्य मस्तिष्क के दिमाग में आए। फिर जब उसने टॉग को इस हद तक भड़का दिया कि वो विशाल बैल उसके नीचे झुके हुए अंग पर नाचने लगा, तो टार्ज़न का हाथ अचानक बाहर की ओर उछला, एक चौड़ा फंदा हवा में तेजी से गिरा, एक तेज झटका लगा। जैसे ही वो टॉग के चारों ओर टिका, वो घुटनों के बल गिर गया, एक ऐसा झटका जिसने उसे मानवरूपी के बालों वाले पैरों के चारों ओर सुरक्षित रूप से कस दिया। टॉग, जो कि बुद्धिहीन था, को अपने उत्पीड़क के इरादे का एहसास बहुत देर से हुआ। वह भागने के लिए छटपटाया, लेकिन बंदर आदमी ने रस्सी को इतना जोरदार झटका दिया कि टॉग उसके बसेरे से नीचे गिर गया, और एक पल बाद भयंकर रूप से गुर्राते हुए बंदर जमीन से 30 फीट ऊपर सिर नीचे लटका हुआ था। टार्ज़न ने रस्सी को एक मजबूत शाखा पर बांधा और टॉग के निकट एक स्थान पर उतरा। टॉग, उसने कहा, तुम बुटो गैंडे की तरह ही मूर्ख हो। अब तुम यहाँ तब तक लटके रहो जब तक तुम्हारे मोटे दिमाग में थोड़ी सी भी समझ न आ जाए। तुम यहाँ लटके रहो और देखो कि मैं टीका से बात करने जा रहा हूँ। टॉग ने धौंस जमाई और धमकी दी, लेकिन टार्ज़न ने उसे देखकर केवल मुस्कुराया और हल्के से नीचे की ओर उतर गया। यहाँ वह फिर से टीका के पास पहुंचा, लेकिन फिर से उसे नुकीले दांतों और खतरनाक गुर्राहटों से स्वागत किया गया। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, उसने अपने दोस्ताना इरादों पर जोर दिया और टीका के बालू को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, लेकिन मादा बंदर को यह नहीं समझाना था कि उसका इरादा उसके छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ और था।
उसका मातृत्व अभी भी इतना नया था कि तर्क अभी भी सहज ज्ञान के अधीन था। टार्ज़न को पकड़ने और उसे दंडित करने के प्रयास की निरर्थकता को समझते हुए टीका ने उससे बचने की कोशिश की। वो जमीन पर गिर गई और उस छोटे से खुले मैदान में चली गई जहां कबीले के बंदर आराम करने या भोजन की तलाश में बैठे रहते थे, और कुछ ही देर में टार्ज़न ने उसे बालू की बारीकी से जांच करने की अनुमति देने के लिए मनाने के अपने प्रयास छोड़ दिए। बंदर आदमी उस छोटी सी चीज को संभालना चाहता था। उसे देखते ही उसके सीने में एक अजीब सी तड़प जाग उठी। वो उस विचित्र छोटी सी बंदर चीज को दुलारना और सहलाना चाहता था। ये टीका का बालू था और टार्ज़न ने एक बार टीका पर अपने बचपन के प्यार की बरसात की थी। लेकिन अब उसका ध्यान टॉग की आवाज से भटक गया था। बंदर के मुंह से निकली धमकियां अब विनती में बदल गई थीं। कसता हुआ फंदा उसके पैरों में रक्त के संचार को रोक रहा था। वह तड़पने लगा था। कई बंदर उसके पास बैठे थे और उसकी दुर्दशा में बहुत रुचि ले रहे थे। वे उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने टॉग के शक्तिशाली हाथों का वजन और उसके विशाल जबड़ों की ताकत महसूस की थी। वे बदला लेने का आनंद ले रहे थे। टीका ने देखा कि टार्ज़न पेड़ों की ओर वापस मुड़ गया है। वह बीच मैदान में रुक गई और वहीं अपने बालू को गले लगाकर बैठ गई और इधर उधर संदिग्ध निगाहों से देखने लगी। बालू के आने के साथ ही टीका की बेफिक्र दुनिया अचानक असंख्य दुश्मनों से भर गई। उसने टार्ज़न में एक अडिग दुश्मन देखा, जो अब तक उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यहाँ तक कि बेचारी बूढ़ी मूंगा, आधी अंधी और लगभग पूरी तरह से दांतविहीन, गिरे हुए लट्ठे के नीचे कीड़ों की तलाश में धैर्यपूर्वक खड़ी थी, उसे एक दुष्ट आत्मा का प्रतिनिधित्व करती थी जो छोटे बालू के खून की प्यासी थी। और जबकि टीका ने खतरे के प्रति संदिग्ध रूप से सतर्कता बरती, जहां कोई नुकसान नहीं था, वह दो भयावह पीले हरे रंग की आंखों को देखने में विफल रही, जो समाशोधन के विपरीत दिशा में झाड़ियों के पीछे से उसे घूर रही थीं। भूख से व्याकुल शीता तेंदुआ अपने निकट रखे उस स्वादिष्ट मांस को लालच भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन दूर खड़े विशाल बैलों को देखकर वह कुछ देर के लिए रुक गया। अगर मादा बंदर अपने बालू के साथ जरा सा पास आ जाती। एक तेज छलांग और वह उन पर चढ़ जाता और बैलों के रोकने से पहले ही अपना मांस लेकर भाग जाता। उसकी भूरी पूंछ का सिरा अकड़कर हिल रहा था, उसका निचला जबड़ा नीचे लटक रहा था, जिससे उसकी लाल जीभ और पीले नुकीले दांत दिख रहे थे। लेकिन ये सब टीका ने नहीं देखा, न ही उसके आसपास भोजन कर रहे या आराम कर रहे किसी और वानरों ने, न ही टार्ज़न ने और न ही पेड़ों पर बैठे वानरों ने। बैलों द्वारा असहाय टॉग पर बरसाई जा रही गालियों को सुनकर टार्ज़न तेजी से उनके बीच में घुस गया। एक बैल आगे बढ़ रहा था और लटकते हुए बंदर तक पहुंचने के प्रयास में दूर की ओर झुका हुआ था। पिछली बार जब टॉग ने उसे मारा था, तो उसे याद करके वह काफी गुस्से में था और अब वह बदला लेने पर तुला हुआ था। एक बार जब वह झूलते हुए बंदर को पकड़ लेता, तो वह उसे जल्दी से अपने जबड़े की पहुंच में खींच लेता। टार्ज़न ने देखा और क्रोधित हो गया। उसे निष्पक्ष लड़ाई पसंद थी, लेकिन इस बंदर ने जो सोचा था, उससे उसे विद्रोह हो गया। पहले से ही एक बालों वाला हाथ असहाय टॉग को जकड़ रहा था, जब विरोध की एक क्रोधित दहाड़ के साथ टार्ज़न हमलावर बंदर के बगल में शाखा पर कूद गया और एक ही शक्तिशाली थप्पड़ से उसे उसके बैठने की जगह से नीचे गिरा दिया। हैरान और क्रोधित, बैल ने एक तरफ गिरते समय सहारे के लिए पागलों की तरह पकड़ लिया और फिर एक फुर्तीली हरकत के साथ खुद को कुछ फीट नीचे दूसरे अंत की ओर धकेलने में सफल रहा। यहाँ उसे एक सहारा मिला। उसने जल्दी से खुद को सीधा किया और जल्दी से ऊपर की ओर चढ़ गया ताकि टार्ज़न से बदला ले सके, लेकिन वानर आदमी किसी और काम में लगा हुआ था और उसे बीच में नहीं रोका जाना चाहता था। वो फिर से टॉग को उसके अथाह ज्ञान की गहराई के बारे में समझा रहा था और यह बता रहा था कि वानरों में टार्ज़न टॉग या किसी अन्य वानर से कितना महान और शक्तिशाली था। अंत में वह टॉग को छोड़ देगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक टॉग अपनी खुद की हीनता से पूरी तरह परिचित नहीं हो जाता। और फिर पागल सांड नीचे से आया और तुरंत टार्ज़न एक अच्छे स्वभाव वाले, चिढ़ाने वाले युवक से एक गुर्राने वाले, क्रूर जानवर में बदल गया। उसके सिर के बाल खड़े हो गए
उसका ऊपरी होंठ पीछे की ओर खींच गया ताकि उसके लड़ने वाले नुकीले दांत खुल सके और तैयार हो सकें। उसने बैल के उसके पास पहुंचने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि हमलावर की शक्ल या आवाज में कुछ ऐसा था जिसने वानर आदमी के भीतर एक ऐसा आक्रामक विरोध की भावना जगा दी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। एक ऐसी चीख के साथ जिसमें कोई मानवीय स्वर नहीं था, टार्ज़न ने सीधे हमलावर के गले पर हमला कर दिया। इस हरकत की तेजी और उसके शरीर के वजन और गति ने बैल को पीछे की ओर धकेल दिया, सहारा पाने के लिए उसे पकड़ते हुए और पंजे मारते हुए पेड़ की पत्तियों वाली शाखाओं के बीच से नीचे गिरा। 15 फीट की दूरी पर दोनों गिरे। टार्ज़न के दांत उसके प्रतिद्वंद्वी के गले में धंसे हुए थे, तभी एक मोटी शाखा ने उन्हें नीचे गिरने से रोक दिया। बैल ने उसकी पीठ के निचले हिस्से पर शाखा के पार जोरदार प्रहार किया। एक पल के लिए वहीं लटका रहा, जबकि बंदर आदमी अभी भी उसकी छाती पर था और फिर जमीन की ओर गिर गया। टार्ज़न ने पेड़ की टहनी से भारी टक्कर के बाद अपने नीचे के शरीर में तत्काल शिथिलता महसूस की थी, और जब दूसरी टहनी पूरी तरह पलट गई और फिर से जमीन की ओर गिरने लगी, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर टहनी को पकड़ लिया ताकि वह खुद नीचे गिरने से बच सके, जबकि बंदर पेड़ के नीचे एक भारी चट्टान की तरह गिर गया। टार्ज़न ने एक क्षण के लिए अपने दिवंगत प्रतिपक्षी की स्थिर आकृति को नीचे देखा, फिर वह अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ, अपनी गहरी छाती को फुलाया, अपनी बंद मुट्ठी से उस पर प्रहार किया और विजयी बैल बंदर की अजीब चुनौती को दहाड़कर व्यक्त किया। यहाँ तक कि शीता तेंदुआ भी, जो छोटे से मैदान के किनारे पर एक झरने की तरह झुका हुआ था, बेचैनी से हिलने लगा, क्योंकि उस शक्तिशाली आवाज ने जंगल में अपनी अजीब चीख को गूंजने दिया। दाईं और बाएं घबराए हुए शीता ने देखा, मानो खुद को आश्वस्त कर रहा हो कि भागने का रास्ता हाथ में तैयार है। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, वानरों ने शेखी बघारी, शक्तिशाली शिकारी, शक्तिमान योद्धा। पूरे जंगल में टार्ज़न से महान कोई नहीं है। फिर वह टॉग की दिशा में वापस चला गया। टीका ने पेड़ पर हो रही घटनाओं को देखा था। उसने अपना कीमती बालू भी नर्म घास पर रख दिया था और थोड़ा पास आ गई थी ताकि वह अपने ऊपर की शाखाओं में हो रही हर चीज को बेहतर तरीके से देख सके। क्या वह अपने दिल में अभी भी चिकनी चमड़ी वाले टार्ज़न का सम्मान करती थी? क्या बंदर पर उसकी जीत को देखकर उसका जंगली सीना गर्व से फूल गया था? आपको टीका से पूछना होगा। और शीता पैंथर ने देखा कि मादा बंदर अपने बच्चे को घास के बीच अकेला छोड़ गई है। उसने फिर से अपनी दुम हिलाई, मानो चाबुक मारने की यह सबसे करीबी कोशिश, जिसमें वह शामिल होने की हिम्मत कर रहा था, उसके क्षणिक रूप से कम होते साहस को उत्तेजित कर सकती थी। विजयी बंदर आदमी की चीख ने अभी भी उसके दिमाग को अपने जादू के नीचे जकड़ रखा था। उसे फिर से विशालकाय मानवों के सामने आने के लिए खुद को तैयार करने में कई मिनट लग गए। और जैसे ही उसने अपनी सेना को पुनः एकत्रित किया, टार्ज़न टॉग के पास पहुंचा और फिर ऊपर चढ़कर उस बिंदु तक पहुंचा जहां घास की रस्सी का अंत बंधा हुआ था। उसने उसे खोल दिया और बंदर को धीरे धीरे नीचे उतारा, उसे तब तक झुलाता रहा जब तक कि उसके पकड़ने वाले हाथ किसी अंग पर नहीं फंस गए। टॉग ने जल्दी से खुद को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया और फंदे को झटक दिया। उसके क्रोध से पागल दिल में बंदर आदमी के प्रति कृतज्ञता के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे केवल ये तथ्य याद था कि टार्ज़न ने उस पर ये दर्दनाक अपमान किया था। वह बदला लेगा, लेकिन अभी उसके पैर इतने सुन्न हो गए थे और उसका सिर इतना चक्कर खा रहा था कि उसे अपने प्रतिशोध की संतुष्टि को स्थगित करना पड़ा। टार्ज़न अपनी रस्सी को लपेट रहा था और टॉग को अपनी कमज़ोर शारीरिक और बौद्धिक शक्तियों को अपने से बेहतर लोगों के खिलाफ खड़ा करने की निरर्थकता पर व्याख्यान दे रहा था। टीका पेड़ के नीचे आ गया था और ऊपर की ओर देख रहा था। शीता चुपके से आगे बढ़ रहा था, उसका पेट जमीन से सटा हुआ था। अगले ही पल वह झाड़ियों से दूर निकल जाएगा और तेजी से हमला करने और जल्दी से पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएगा, जो टीका के बालू के संक्षिप्त अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तभी टार्ज़न ने ऊपर और समाशोधन के पार देखा। तुरंत ही उसके अच्छे स्वभाव वाले मजाक और घमंडी शेखीबाजी का रवैया उससे दूर हो गया। चुपचाप और तेजी से वह जमीन की ओर नीचे की ओर भागा। टीका ने उसे आते देखा और सोचा कि वह उसके या उसके बालू के पीछे है,
वह भड़क उठी और लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन टार्ज़न उसके पास से तेजी से निकल गया, और जैसे ही वह गया, उसकी आंखें उसका पीछा करती रहीं और उसने उसके अचानक नीचे उतरने और समाशोधन के पार तेजी से दौड़ने का कारण देखा। अब पूरी तरह से नज़र में शीता, तेंदुआ था, जो कई गज दूर घास के बीच पड़े छोटे, फड़फड़ाते बालू की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीका ने भय और चेतावनी की तीखी चीख निकाली और बंदर आदमी के पीछे भागी। शीता ने टार्ज़न को आते देखा। उसने अपने सामने मादा बंदर के बच्चे को देखा और उसने सोचा कि ये दूसरा बंदर उससे उसका शिकार छीनने पर तुला हुआ है। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने हमला किया। टीका की चीख सुनकर टॉग उसकी सहायता के लिए नीचे आया। कई अन्य बैल गुर्राते और भौंकते हुए समाशोधन की ओर बढ़े, लेकिन वे सभी बालू और तेंदुए से वानरों के टार्ज़न से कहीं अधिक दूर थे। इसलिए ऐसा हुआ कि शीता और वानर पुरुष लगभग एक साथ टीका के बच्चे के पास पहुंचे, और वहां वे दोनों उसके दोनों ओर खड़े हो गए, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और छोटे जीव को लेकर एक दूसरे पर गुर्राते हुए। शीता को बालू को पकड़ने में डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वह बंदर आदमी को हमला करने का मौका दे सकता था, और इसी कारण से टार्ज़न ने तेंदुए के शिकार को खतरे से दूर छीनने में संकोच किया, क्योंकि अगर वह ऐसा करने के लिए झुकता तो विशाल जानवर तुरंत उस पर हमला कर देता। इस तरह वे खड़े रहे जब तक टीका साफ सफाई के रास्ते से नहीं निकल गई। वह धीरे धीरे तेंदुए के पास पहुंची, क्योंकि उसकी मातृ प्रेम भी अपनी तरह के इस प्राकृतिक दुश्मन के प्रति उसके सहज भय को दूर नहीं कर सकता था। उसके पीछे ताओ आया, सावधानी से और कई बार रुक रुक कर और बहुत अधिक धमकियों के साथ, और फिर उसके पीछे अन्य बैल आए, जो भयंकर रूप से गुर्रा रहे थे और अपनी अजीबोगरीब चुनौतियों का सामना कर रहे थे। शीता की पीली हरी आंखें टार्ज़न को बुरी तरह घूर रही थीं, और टार्ज़न के पीछे से उन्होंने केरचक के वानरों पर संक्षिप्त नज़र डाली जो उस पर आगे बढ़ रहे थे। विवेक ने उसे मुड़ने और भागने के लिए प्रेरित किया, लेकिन भूख और घास में उसके सामने आकर्षक निवाला की निकटता ने उसे वहीं रहने के लिए मजबूर किया। उसने टीका के बालू की ओर एक पंजा बढ़ाया, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक क्रूर गले की आवाज के साथ वानरों का टार्ज़न उस पर था। तेंदुआ बंदर आदमी के हमले का सामना करने के लिए पीछे की ओर बढ़ा। उसने टार्ज़न पर एक भयानक प्रहार किया जो अगर गिरता तो उसका चेहरा मिटा देता, लेकिन वह नहीं गिरा, क्योंकि टार्ज़न उसके नीचे झुक गया और अपने मजबूत हाथ में अपना लंबा चाकू लेकर तैयार हो गया, अपने मृत पिता का चाकू, उस पिता का जिसे उसने कभी नहीं जाना था। शीता, पैंथर, तुरंत ही बालू को भूल गया। अब वो केवल अपने शक्तिशाली पंजों से अपने प्रतिपक्षी के मांस को चीरने, अपने लंबे, पीले नुकीले दांतों को बंदर आदमी की मुलायम, चिकनी खाल में गड़ाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन टार्ज़न पहले भी जंगल के पंजे वाले जीवों से लड़ चुका था। अब से पहले वह नुकीले राक्षसों से लड़ चुका था, न ही वह हमेशा बिना चोट के बच पाया था। वह जानता था कि वह कितना जोखिम उठा रहा है, लेकिन वानरों का टार्ज़न पीड़ा और मृत्यु को देखने का आदी था। वह इनमें से किसी से भी नहीं डरता था, क्योंकि वह इन दोनों से डरता नहीं था। शीता के प्रहार से बचते हुए वह तुरंत ही जानवर की पीठ पर कूद पड़ा और फिर उसकी भूरी पीठ पर टूट पड़ा। उसने शीता की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और एक हाथ की अंगुलियां उसके गले के पास के बालों में गड़ा दी, तथा दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार शीता के बाजू में घुसा दी। शीता घास पर बार बार लुढ़क रहा था, गुर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, पंजे मार रहा था और काट रहा था, अपने प्रतिद्वंद्वी को हटाने या उसके शरीर के किसी हिस्से को दांतों या पंजों की पहुंच में लाने के पागल प्रयास में। जैसे ही टार्ज़न तेंदुए के करीब पहुंचा, टीका ने तेजी से दौड़कर अपना बालू छीन लिया। अब वह एक ऊंची शाखा पर बैठ गई, सुरक्षित, किसी भी तरह के नुकसान से दूर, अपने बालों वाले सीने से छोटे से जीव को सहलाते हुए, जबकि उसकी क्रूर छोटी आंखें मैदान में प्रतियोगियों पर घूर रही थीं, और उसकी क्रूर आवाज ने टॉग और अन्य बैलों को हाथापाई में कूदने के लिए उकसाया। इस तरह उकसाए जाने पर बैल अपने भयानक शोर को दोगुना करते हुए करीब आ गए, लेकिन शीता पहले से ही काफी व्यस्त था, उसने उन्हें सुना भी नहीं। एक बार वह वानर आदमी को उसकी पीठ से आंशिक रूप से हटाने में सफल रहा, जिससे टार्ज़न एक पल के लिए उन भयानक पंजों के सामने झूल गया, और इससे पहले कि वह अपनी पूर्व पकड़ को फिर से हासिल कर पाता,
पिछले पंजे के एक जोरदार प्रहार ने उसके एक पैर को कूल्हे से घुटने तक खोल दिया। संभवतः इस रक्त के दृश्य और गंध ने ही घेरे हुए वानरों को प्रभावित किया था, लेकिन वास्तव में जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए टॉग ही जिम्मेदार था। टॉग, जो एक क्षण पहले वानरों के टार्जन के प्रति क्रोध से भरा हुआ था, युद्धर्थ जोड़े के करीब खड़ा था। उसकी लाल किनारे वाली दुष्ट छोटी आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसके बर्बर मस्तिष्क में क्या चल रहा था? क्या वह अपने हाल के उत्पीड़क की अप्रिय स्थिति पर खुश था? क्या वह शीता के बड़े नुकीले दांतों को वानरों के कोमल गले में धंसते देखना चाहता था? या क्या उसे उस साहसी निस्वार्थता का एहसास हुआ जिसने टार्जन को टीका के बालू के लिए, टॉग के छोटे बालू के लिए, बचाव के लिए दौड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए प्रेरित किया था? क्या कृतज्ञता केवल मनुष्य की संपत्ति है, या निम्न वर्ग भी इसे जानते हैं? टार्जन के खून के बहने के साथ ही टॉग ने इन सवालों के जवाब दिए। अपने विशाल शरीर के पूरे वजन के साथ वह भयानक रूप से गुर्राते हुए शीता पर कूद पड़ा। उसके लंबे लड़ाकू नुकीले दांत सफेद गले में धंस गए। उसकी शक्तिशाली भुजाएं मुलायम फर को तब तक पीटती और नोचती रहीं जब तक कि वह जंगल की हवा में ऊपर की ओर नहीं उड़ गया। और टॉग के उदाहरण को अपने सामने रखकर अन्य बैलों ने हमला कर दिया, शीता को अपने नुकीले दांतों के नीचे दफना दिया और पूरे जंगल को अपने युद्ध के शोर से भर दिया। लेकिन यह एक अद्भुत और प्रेरणादायक दृश्य था। आदिकालीन वानरों और महान श्वेत वानरों तथा उनके पैतृक शत्रु शीता नामक तेंदुए के बीच की यह लड़ाई। उन्मत्त उत्साह में टीका उस शाखा पर नृत्य कर रही थी जो उसके भारी वजन के कारण हिल रही थी, क्योंकि वह अपने लोगों के पुरुषों को प्रेरित कर रही थी। और थका, मूंगा और कम्मा, किरचक जनजाति की अन्य मादाओं के साथ अपनी तीखी चीखें या भयंकर भौंकने की आवाजें उस कोलाहल में मिला रही थीं जो अब जंगल में व्याप्त हो गया था। काटते काटते, फाड़ते फाड़ते शीता अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि नूमा शेर भी केरचाक जनजाति के बड़े बड़े बैलों पर हमला करने में हिचकिचाता, और अब आधे मील दूर भयानक लड़ाई की आवाजें सुनकर जानवरों का राजा बेचैनी से अपनी दोपहर की नींद से उठा और जंगल में दूर चला गया। शीता के फटे और खून से लथपथ शरीर ने अपनी विशाल लड़ाई बंद कर दी। यह अकड़ गया, ऐंठ गया और स्थिर हो गया। फिर भी बैलों ने इसे तब तक चीरना जारी रखा जब तक कि सुंदर कोट फटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। आखिरकार वे शारीरिक थकान से मुक्त हो गए, और फिर खून से लथपथ शरीरों की उलझन से एक लाल रंग का विशालकाय व्यक्ति उभरा जो तीर की तरह सीधा खड़ा था। उसने चीते के मृत शरीर पर अपना पैर रखा और अपना रक्त रंजित चेहरा भूमध्यरेखीय आकाश के नीले रंग की ओर उठाते हुए बैल बंदर की भयंकर विजय घोषणा को स्वर दिया। किरचक जनजाति के उसके बालों वाले साथियों ने एक एक करके उसका अनुसरण किया। मादा वानरों ने अपने सुरक्षित ठिकानों से नीचे आकर शीता के शव पर प्रहार किया और उसे बुरा भला कहा। युवा वानरों ने अपने शक्तिशाली बुजुर्गों की नकल करते हुए फिर से युद्ध लड़ा। टीका टार्जन के बहुत करीब थी। उसने मुड़कर देखा कि टीका ने अपने बालों से भरे सीने से बालू को कसकर पकड़ रखा है, और उसने अपने हाथ बढ़ाकर छोटे बच्चे को पकड़ने की कोशिश की। उम्मीद थी कि टीका अपने नुकीले दांत दिखाकर उस पर झपटेगी, लेकिन इसके बजाय उसने बालू को उसकी बाहों में रख दिया और पास आकर उसके भयानक घावों को चाटने लगी। और कुछ ही देर में टॉग, जो केवल कुछ खरोंचों के साथ बच गया था, आया और टार्जन के पास बैठ गया और उसे छोटे बालू के साथ खेलते हुए देखने लगा, और अंत में वह भी झुक गया और टीका को बंदर आदमी के घावों को साफ करने और ठीक करने में मदद की।